नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बीजेपी ने दिल्ली में अपनी पारी की शुरुआत कर दी है। रामलीला मैदान में भव्य आयोजन के साथ सीएम और मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ है। इसके बाद पूरा मंत्रिमंडल यमुना के किनारे पहुंचा और वहां यमुना मैया की आरती की। यहां तक तो एकदम वैसा ही था जैसा कि 2015 में अरविंद केजरीवाल ने अपनी पारी की शुरुआत में की थी और उस समय केजरीवाल के सामने कई चुनौतियां थी। 10 साल तक वो जूझते रहे और जब लोगों को लगा कि फ्री बीज के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है तो सरकार पलट दी। अब बीजेपी के सामने भी लगभग वही चुनौतियां बदस्तूर दिख रही हैं। फ्री बीज के अलावा साफ सुथरी दिल्ली, चमचमाती सड़कें, व्यवस्थित ट्रैफिक, प्रदूषण मुक्त आबो हवा और सबसे बड़ी चुनौती यमुना में साफ और अविरल बहता पानी देना है। बीजेपी के सीएम रेखा गुप्ता ने शपथ ग्रहण के बाद ही कैबिनेट की पहली बैठक ली। मंत्रियों को विभागों का ऐसा बंटवारा किया कि हर किसी के पास कोई ना कोई महत्वपूर्ण विभाग भी है और कम महत्वपूर्ण विभाग भी है। ना कोई बड़ा मंत्री और ना कोई छोटा। टीम रेखा मोदी जी के नेतृत्व में काम करने के लिए कमर कस चुकी है। बीजेपी के सामने जो चुनौतियां हैं उनमें सबसे आसान है फ्री बीज, यानी कि मुफ्त की सुविधाएं और महिलाओं को दी जाने वाली सहायता राशि। लेकिन पूर्व सीएम आतिशी ने पहला आरोप यही लगाया है कि बीजेपी ने कैबिनेट के अपनी पहली बैठक में महिलाओं को दी जाने वाली 2500 रुपए की सहायता राशि वाला प्रस्ताव पास ही नहीं किया। पलटवार करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अब हमारी सरकार है, हमें अपने ढंग से काम करने दीजिए। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण से पहले ही सीएम रेखा गुप्ता ने ऐलान कर दिया था कि दिल्ली की महिलाओं को 8 मार्च को सहायता राशि की पहली किस्त मिल जाएगी। लेकिन अपनी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इसमें आगे और विचार विमर्श की अभी आवश्यकता है, क्योंकि आवेदनों के पंजीकरण की व्यवस्था किए बिना लाभार्थी महिलाओं को भुगतान नहीं किया जा सकता है। असल में फ्री बीज को लेकर दिल्ली की जनता भी परेशान नहीं है, क्योंकि यही तो एकमात्र है जो उसे आम आदमी पार्टी की सरकार में भी मिल रहा था और बीजेपी ने उन सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने का वादा करके ही चुनाव जीता है। बीजेपी की परीक्षा तो बाकी की व्यवस्थाओं और योजनाओं को लेकर होनी ही है। केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। इसके प्रत्येक लाभार्थी को 10 लाख तक मेडिकल कवरेज मिलना शुरू हो जाएगा। अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं और जिनमें महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या विकास और बेहतर प्रशासन की चुनौतियों से बीजेपी निपट पाएगी। अगला सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो ये है कि आम आदमी पार्टी जैसे मजबूत विपक्ष का सामना क्या आसान होगा क्या बीजेपी के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी सरकार में रही और ऐसे में ही सवाल उठ रहा है कि पिछले सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जारी रख पाएगी बीजेपी। क्या यमुना की सफाई का बड़ा प्रोजेक्ट हो सकेगा सफल, क्योंकि यमुना की सफाई का मुद्दा बड़ा मुद्दा रहा चुनाव के दौरान। और दिल्ली की आबो हवा को प्रदूषण मुक्त कर पाएगी क्या बीजेपी, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इन सभी सवालों के जवाबों को आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक विशेष पैनल, खास पैनल मौजूद है। तारुफ करा देते हैं आपका और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो सवाल हैं इन सवालों से कैसे भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली सरकार निपटेगी। संजीव वर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। नरेश शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नरेश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। और डॉक्टर आशीष रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर आशीष रंजन जी, आपका भी बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। और चर्चा की शुरुआत संजीव वर्मा जी आपसे ही करेंगे, क्योंकि चुनौतियां तो आपके सामने बहुत है। चुनौतियां मुंह खोल करके खड़ी हुई हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 13 सालों से दिल्ली में रही है। कई काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किए। उन कामों को आपने कहा चुनाव के दरमियान जनता से वादा किया कि उन कामों को हम बंद नहीं करेंगे जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, और आगे भी जो योजनाएं हैं वो आप अपनी योजनाएं लेकर के आएंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कानून व्यवस्था दिल्ली में जो स्थिति अभी फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार आपको घेरती रही, क्योंकि केंद्र के हाथों में है। अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में, क्या यह बड़ा मुद्दा अब निपट पाएगा?
कानून व्यवस्था अब बेहतर हो पाएगी? दिल्ली की राजधानी है। योगेश जी, देखिए, जो लोग दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की एक सपना संजो के सपना दिखाकर सत्ता में आए थे, उन्होंने दिल्ली को दिल्ली भी रहने नहीं दिया, दिल्ली का भी नहीं छोड़ा। और एक किसी दार्शनिक ने आकर बोला कि अगर नरक के दर्शन करने हो तो दिल्ली चले आइए। तो इतनी बुरी दुर्दशा दिल्ली की, जहां तमाम सड़कों में गड्ढे, और वो भी ऐसी जगह पर जो देश की राजधानी दिल्ली, जहां पीने के लिए साफ पानी नहीं, यमुना को झाग की फैक्ट्री बनाकर रख दिया। जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर तमाम भ्रष्टाचार किए, जिन्होंने शराब घोटाले किए, जिन्होंने शिक्षा का एक नया पैटर्न बनाकर और एक वाहे आडंबर दिखाकर जनता को भरमाने का और जनता के साथ झूठ बोलने का काम किया, वो अपने किसी भी काम में सफल नहीं हुए। और वो केवल और केवल झूठ बोलकर और एक खाली वायदे का एक जो झुंझुना और गुब्बारा वो दिखाते रहे, लेकिन धरातल पर कुछ भी हुआ नहीं। किंतु देर आए दुरुस्त आए, दिल्ली की जनता को एक विकसित दिल्ली बनाने का जो सपना लेकर हमारी सरकार आई है, उस सपने को हम डे वन से साकार करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। सबसे पहले यमुना जो झाग की फैक्ट्री बना दी गई थी, यमुना माता की पूजा अर्चना भी हुई है, और यमुना को एक जो भव्य स्वरूप, एक जो प्राकृतिक स्वरूप दिए जाने की आवश्यकता थी, उसके ऊपर बहुत तेजी के साथ काम आरंभ कर दिया गया है। साबरमती की तर्ज पर हम यमुना का डेवलपमेंट करेंगे। हम जो गरीब जनता को तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रखने का पाप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने के द्वारा किया गया, जहां आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू ही नहीं होने दिया। 10 लाख रुपए तक का जो आयुष्मान का हमारी योजना है, वो तमाम दिल्ली वासियों को दी जाएगी। तमाम गरीब जो हमारे गरीब, ठीक है, वो उन योजनाओं को आप आगे बढ़ाएंगे जिन योजनाओं को आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं लागू किया था। हमारी पार्टी करेगी, और जितने भी वायदे हमारे संकल्प पत्र में हमने जनता के साथ किए थे, उन तमाम वायदों के ऊपर हमारी अच्छी बात है संजीव जी, अच्छी बात है। उन वायदों को आप पूरा करिए, और जनता ने उन वायदों पर उम्मीद जता करके ही आपको सत्ता पर बिठाया है। रही बात यमुना की पूजा करने के लिए, तो आम आदमी पार्टी की सरकार जरूर थी दिल्ली में, लेकिन ये आम आदमी पार्टी की यमुना नहीं थी। यमुना की आरती पूजा आप अनवरत पहले से भी कर सकते थे। और रही बात अगर सरकार बनने की बात, आपने कहा यमुना को अविरल और निर्मल बनाएंगे, तो अविरल और निर्मल हो जाने देते अगर आपको पूजा आरती करनी है उसके बाद। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपकी सरकार बन गई है तो अनवरत आप डेली वहां पर आरती पूजन कराइए। केवल दिखावे के लिए, फोटो सेशन के लिए कोई भी राजनीतिक दल हो, ये मुझे लगता है ये ठीक बात नहीं है। ठीक है, आएंगे सेकंड राउंड में, आएंगे संजीव जी, आएंगे, पूरा मौका देंगे आपको बात रखने का। नरेश शर्मा जी, बहुत सारी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं रही जो केंद्र चाहती थी कि दिल्ली में वो लागू हों, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की जनता को उन योजनाओं से वंचित रखा, और यही वजह रही कि इस बार आपको सत्ता से जनता ने वंचित कर दिया। और अब पहली कैबिनेट की बैठक में ही एक बड़ा निर्णय लिया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से। जी नमस्कार, आपके दर्शकों को और सभी साथी जर्नलिस्ट को भी। आपने कहा कि वंचित रख दिया, हमने किसी को भी वंचित नहीं रखा। हमारी जो नीतियां थी वो खुद भारतीय जनता पार्टी ने एक्सेप्ट की और कहा कि इन जन नीतियों को लागू रखेंगे और इन नीतियों के ऊपर काम करेंगे। तो हमने तो कोई भी ऐसी नीति होती, हमने जन विरोधी नीति या जनता के खिलाफ नीति बनाई होती तो भारतीय जनता पार्टी कभी एक्सेप्ट नहीं करती, और अरविंद केजरीवाल जी की रेडियो का मजा भारतीय जनता पार्टी खुद ले रही है। फिर आते पानी की बात। आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी यहीं रहे जब से वो सीएम पद पर आए हैं, दिल्ली के अंदर ही रहे। फिर देखिए कि इनके जो राष्ट्रीय नेता हैं जितने भी, वो भी दिल्ली के अंदर रहते हैं, सारे सांसद, दिल्ली की याद कभी नहीं आई। वो कहते थे कि पानी के लिए, पॉल्यूशन के लिए इन 10 सालों के अंदर बिल्कुल भी हमारा साथ नहीं दिया, और बस ये कहते रहे, कोसते रहे सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को। आप ये सोचिए कि जो आदमी, जो व्यक्ति उसी प्रदेश के अंदर रह रहा है जहाँ पे आप देश की सत्ता चला रहे हैं,
और उसके ऊपर पानी का आरोप भी लगाते हैं, वायु प्रदूषण का आरोप लगाते हैं। ठीक है, वायु प्रदूषण हरियाणा से भी आता था, पंजाब से भी आता था, या इसमें भी यूपी से भी आता था। यूपी की हालत देख लीजिए आप, यूपी कानपुर की हालत देख लीजिए, जब एक ही लेवल आता है तो पता चलता है क्या है। अरे तो ठीक है, आपने पंजाब, इस पूरी सरकार में बताइए ना, पंजाब का कब नाम लिया जब से आपकी सरकार बन गई है? इस पूरी ठंडी बीत गई, पंजाब का तो आपने नाम ही नहीं लिया। आपने हरियाणा का नाम लिया, उत्तर प्रदेश का नाम ले लिया, उधर राजस्थान का नाम लेने लगे, पंजाब तो भूल ही गए थे। इस बार तो आपकी जुबान में आया ही नहीं पंजाब का नाम। सुनिए, अभी मैंने क्या बोला आपको, पंजाब का नाम भी लिया है, ऐसा नहीं हाँ, कि नहीं मैंने लिया। कहा, फिर आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा इस ठंडी पूरी में बताइए ना। अब तो सत्ता पे है ही नहीं, ठीक है, आप कह रहे हैं पंजाब में। आपके नेताओं ने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप उठा के देख लीजिए पंजाब का नाम उन्होंने लिया हो तो। सुनिए, पंजाब के लिए हमने जो आपने देखा कि हमने पंजाब के भगवंत मान जी ने प्रॉपर रूप से वहां पे जो भी नियम थे उनको लागू किया, किसानों के ऊपर एक्शन भी लिए और बहुत सारे किसानों को समझाया भी। हम इस तरह से नहीं कि हम उनके ऊपर पेनल्टी, देखो किसान अन्नदाता है, हम उनके ऊपर कहीं पेनल्टी नहीं लगा सकते, उनको प्यार से समझा सकते हैं कि इस तरह से, और नए नए जो फॉर्मूला है, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए बोला। अब मैं आपको बताऊं कि पहली कैबिनेट में माननीय मोदी जी ने बोला था, और कल दिल्ली की सीएम ने बोला कि हमने जो 2500 रुपए की स्कीम जो महिलाओं के लिए थी वो हम अपने आप हैंडल करेंगे। लेकिन आप मोदी जी की बात नहीं मान रहे हैं या खुद नया कानून लेके आने वाले। आपने कहा था पहली कैबिनेट की पहली कलम से हम महिलाओं को 2500 रुपए देने की योजना लागू करेंगे, लेकिन आप देखिए, ये तो आप यहाँ का है। मैं आपको बताऊं कि अभी कल की रिपोर्ट है, आप देख लीजिए, पूरे न्यूज चैनल पे भी आ रही है, बाकी प्रिंट मीडिया के अंदर भी छपना है। महाराष्ट्र के अंदर लाडली बहन योजना के लिए उन्होंने पहले 5 लाख महिलाओं के नाम काटे, और कल जो है, कल की लिस्ट के अंदर 4 लाख नाम काट दिए। तो अभी तक 9 लाख महिलाओं को नाम काट दिया। लेकिन आप ये देखिए कि 9 लाख महिलाओं ने अगर वोट दिया तो सत्ता परिवर्तन में क्यों? लेकिन उनके साथ धोखा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम कहते हैं कि अभी सुनिए कि अभी होली दिवाली पे इन्होंने बोला कि सिलेंडर फ्री दिया जाएगा महिलाओं को, तो 8 तारीख को कम से कम पहली किस्त जो है महिलाओं को एक सिलेंडर भेजना चाहिए, क्योंकि मार्च के अंदर होली है। उसके लिए भी ये देखिए कि मुकर जाएंगे, अभी काम पूरा नहीं करेंगे। अभी प्रवेश वर्मा जी ने 1100 रुपए किस्त अपने पिताजी के नाम पे, जो चुनाव से पहले जो ये कर रहे थे और चुनाव के बाद भी इन्होंने किया, एक ही किस्त दी, अभी तक वो दूसरी किस्त नहीं करी। अभी आपने देखा कि यमुना जी की बात हो रही थी, मैं तो कहता हूँ कि आपको सत्ता मिली है, जो आपने भ्रम फैलाया देश के अंदर, दिल्ली के अंदर, वो कहीं ना कहीं आप देखिए कि 30 से 40 करोड़ लोगों को यूपी के अंदर एनजीटी की रिपोर्ट आई कि आपने जो है गंदे पानी के अंदर लोगों को स्नान करवाया, और बड़े बड़े वादे किए गए माननीय योगी जी के द्वारा भी इसके अंदर, और कहीं ना कहीं रिपोर्ट सामने आई तो उसके अंदर बहुत बड़े। और योगी जी की मैं 24 या 25 जनवरी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कहा कि हमने बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया है, हमारे राज्य के मेरे राज्य के अंदर कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं होगी। लेकिन उन्होंने पुरानी सरकार की घटना, ठीक है, आ गई आपकी बात, आ गई नरेश जी। अपने अंदर झांकेंगे नहीं, पहले कहते हैं ना कि पहले शीशा उसको दिखाना चाहिए, पहले खुद देख लेना चाहिए कि हम कैसे हैं। अब आपकी यमुना की बात हो रही है, आप गंगा पे चले गए हैं, हम गंगा पे भी बात करेंगे, ऐसा नहीं है। हम एनजीटी की रिपोर्ट पर भी बात करेंगे, ऐसा नहीं है। बात यहां पर यह हो रही है कि आपने कौन से वादे करके, आप तो आम आदमी पार्टी थी ना। अगर आप उदाहरण देने लगे कि सामने वाली पार्टी ने ये किया है, बीजेपी ने किया है, समाजवादी पार्टी ने ये किया है, कांग्रेस ने ये किया है, तो हमसे क्यों सवाल पूछ रहे हो? अरे साहब, आपने खुद, आप इन लोगों से अलग लीग पर चल रहे थे, जनता ने तब त्वरित तौर पर आपको सत्ता सौंपी। नहीं, पार्टियां तो बहुत हैं और बहुत पुरानी पुरानी पार्टियां हैं, क्यों नहीं आज तक उनको सत्ता सौंप पाई है? आपने कुछ जनता से वादे ऐसे किए, आपने आम आदमी पार्टी नाम रखा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी, आप केवल नाम नहीं रख रहे हैं, आप आम आदमी हैं। आपने ये वादा किया था, और वो सब करके दिखाएंगे जो अब तक की सरकारों ने करके नहीं दिखाया। आपने ये वादा जनता से किया था, और जनता से किया गया वादा शायद पूरा नहीं हुआ। ठीक है, सिर्फ 30 सेकंड के अंदर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि आम आदमी पार्टी के वादे थे शिक्षा के लिए। आप देखिए कि हमने बहुत इंप्रूवमेंट किया, रिजल्ट देख लीजिए, केंद्र सरकारी स्कूलों का रिजल्ट देख लीजिए और दिल्ली का रिजल्ट 96.4 आया, और केंद्र सरकार का 88.6 समथिंग कुछ आया था। आप देखिए कि शिक्षा का अगर सुधार न किया होता कैसे होता। नरेश जी, जो आपने अच्छे काम किए उनको नकारा नहीं जा सकता। जो आपने अच्छे काम किए हैं, आपके मतलब कि कोई भी सरकार हो, जो अच्छे काम किए गए उनको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जिन कामों को आपने कहा कि हम ये काम 3 साल में करके दिखाएंगे, ये काम 5 साल में करके दिखाएंगे, और वो काम 13 साल में ना हुआ हो, तो उस पर सवाल भी उठाएंगे ना। अब ऐसा नहीं कि उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। एक काम अच्छा हुआ तो दूसरा काम हम उसके लिए पट्टी बांध लेंगे आंखों में। ठीक है, आएंगे, समय हो रहा है, सेकंड राउंड में आएंगे आपके पास भी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर आशीष रंजन जी। कौन कौन सी चुनौतियां वो आशीष जी आपको नजर आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने, जिनसे लड़ना मुश्किल भी लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि क्योंकि विपक्ष भी मजबूत है, आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी मजबूती से सरकार पर काबिज थी, वैसी बीजेपी की सीटें नहीं आई हैं। तो मजबूत विपक्ष है और मजबूत सत्ता पक्ष भी है, चुनौतियां भी बड़ी हैं। तो वो आप कौन सी चुनौतियां देख पा रहे हैं सरकार के सामने? नमस्कार योगेश जी। देखिए, चुनौतियां तो हैं। प्रवेश वर्मा जी ने भी कल खुद ही अपने जुबान से कहा कि चुनौतियां हैं नए सरकार के सामने। चुनौतियां बिल्कुल होंगी,
क्योंकि आम आदमी पार्टी बिल्कुल विपक्ष में चली गई है, लेकिन मजबूत भी है। हाँ, यह देखने वाली बात होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी उनको मजबूत रहने देती है या नहीं, वह कब तक मजबूत बने रहेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है उसमें लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी मजबूत विपक्ष बनी रह पाए। सवाल है चुनौतियों का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, अगर हम उठा के देखें तो नए कार्य करते नहीं है, वह नामों को बदल देते हैं। नाम की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा जो मानना है कि अगर आप शिक्षा के लिए नए विश्वविद्यालय, नए कॉलेज नहीं खोले, स्वास्थ्य के लिए नए अस्पताल, नए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, आज एम्स में बहुत सारी चीज का अपॉइंटमेंट खाली है, वहां पे डॉक्टर्स की कमी है। तो अगर आप नाम करने लगे, जैसे कि एक विधायक है जिससे कि अगले ही दिन कह दिया था ना मुस्तफाबाद वाले ने कि नाम बदलना चाहिए। तो अगर नाम बदलने की राजनीति होगी तो चुनौती तो ये है, इसका मतलब कि चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे, ये फिर नाम की राजनीति करेंगे। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। और रही बात कि आप नए विश्वविद्यालय खोले, नए स्वास्थ्य संस्थान खोले और रोजगार के लिए लगातार कार्य करें। यह तो चुनौतियां हैं कि यमुना कैसे साफ होगी, इस पर्यावरण पे कैसे हम काम करेंगे। यमुना तो साफ होने के साथ साथ उसमें जो गंदगियां जाती है उसके लिए क्या आपके पास प्लान एजेंडा है, उस पर वो कैसे कार्य करेंगे, यह यहाँ समझना होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 5 साल कभी सरकार नहीं चलाई। मतलब खुराना जी की सरकार देख लीजिए, सुषमा स्वराज जी की देख लीजिए, और उनका तो मामला जो होगा सरकार का, वो क्या वह शीला दीक्षित से बेहतर मुख्यमंत्री बन पाएंगी रेखा गुप्ता जी, यह सबसे बड़ा सवाल होगा। उनकी कार्यशैली वही जांची जाएगी कि क्या वह शीला दीक्षित ने जो आयाम गढ़े, जो बहुत बड़ी एक नया दिल्ली को गढ़ दिया, एक विकसित दिल्ली बना के तैयार कर दिया, वैसा कार्य क्या रेखा गुप्ता कर पाएंगी कि वह भी इन्हीं वायदे में नरेंद्र मोदी जी के भाषणों के अनुरूप ही कार्य करती रह जाएंगी, या मोदी जी और अमित शाह जी जैसे कि आते आते फर्स्ट कैबिनेट की मीटिंग की और जो योजना रुकी थी उसको लागू कर दिया। यह अच्छी बात है, उससे जनमानस को फायदा मिलेगा। लेकिन क्या आपने जो वायदे किए उसको किस प्रकार से आप काम करेंगे, उसके बारे में आप बोलना शुरू कब करेंगे, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि चुनौतियां तो हैं, और यही चुनौतियां हैं। क्योंकि देखिए, शिक्षा का जो आयाम है, आप देखिए पूरे भारतवर्ष के बच्चे यहाँ पे आते हैं, पूरे भारतवर्ष के शिक्षक यहाँ पे आते हैं। क्या नए विश्वविद्यालय आज तक आम आदमी पार्टी भी नहीं खोले? और अब बीजेपी को तो पहली बार मजबूती से भी सत्ता ही मिली है। क्योंकि शिक्षा पे इनका आयाम बहुत कमजोर है। आम आदमी पार्टी भले कहती है कि हमने शिक्षा के लिए काम किया, विश्व के अखबारों में भी छपवा दिया, लेकिन इन्होंने भी नए विश्वविद्यालय, नए कॉलेज नहीं खोले। तो यह समझना होगा शिक्षा और शिक्षकों के लिए क्या करेंगे। दूसरी बात, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत मजबूती, आप दिल्ली में अभी जो स्टैम्पेड हुआ, देखिए किस प्रकार से अस्पताल में गए लोग और वहां पे क्या सिस्टम था। तो क्या स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर आप कार्य कर पाएंगे, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके बाद जो सीवर की समस्या है, पानी, आपने भी शुरुआत में कहा कि यमुना की आरती आप पहले भी कर सकते हैं, सही बात है। ये तो श्रद्धा की चीज है ना। श्रद्धा, आप अगर जन प्रतिनिधि है तो आपके अंदर श्रद्धा है, और ईश्वर के प्रति अगर आप श्रद्धा की पार्टी ही बनते हैं कि नहीं मैं धर्म वाली ही पार्टी हूँ, तो आपको प्रथम दिन से करना चाहिए। आरती करने के लिए कोई रोकता नहीं है, न कोई रोक सकेगा। तो यह आपको कार्य करना चाहिए। बिल्कुल। एलजी साहब ने, अब ये भी एक सत्य है कि एलजी साहब उस वक्त लगातार हर चीज पे साइन नहीं करते थे, अपनी कमेटी बना देते थे। अब यह जरूर है कि मुख्यमंत्री के कार्यालय से, सचिवालय से जो भी चीज जाएगा वह तुरंत स्तर पे साइन होके आ जाएगा और वह कार्रवाई होगी। यह तो दिखता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या वह जनता के अनुरूप कार्य करेंगे, यह आने वाले समय में हम देख पाएंगे। बिल्कुल, ये बड़े सवाल हैं और बड़ी चुनौतियां भी हैं आपने जो बताई हैं। संजीव वर्मा जी, एक बड़ी चुनौती जो मुझे दिख रही है, जो मैंने ये बात कही, पूछी डॉक्टर आशीष जी से, मैंने समझने की कोशिश की है, क्योंकि अब आप सत्ता पर हैं और प्रोफेसर शर्मा जी ने भी स्वीकार की है कि भाई चुनौतियां तो हैं। तो क्या आपको ये लगता है, ये सच है कि आम आदमी पार्टी जितनी मजबूती से है विपक्ष की भूमिका निभाएगी? क्या आप उसके निपटने के लिए आप तैयार हैं, और तैयार हैं तो कितना तैयार हैं, और कितनी बड़ी चुनौती आप इसे मानते हैं? नरेश जी, आवाज आ रही है आपको?
माफ कीजिए संजीव जी, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है, एक बार रिपीट करेंगे? सॉरी। चलिए, तो संपर्क नहीं हो पा रहा है और फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। जी एक बार रिपीट करेंगे? अच्छा, संजीव जी आवाज आ रही है अब आपको? हेलो संजीव जी, हेलो हेलो। नरेश जी आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है। चलिए मेरे को ठीक आ है। रही है। हाँ नरेश जी, आप ही से सवाल मैं ले रहा हूं कि जिस तरीके से, ठीक है, ये बड़े वायदे किए जा रहे हैं, अब आप ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि 2,500 रुपए महिलाओं को देने की बात की गई, उसमें इतने महिलाओं के नाम काट दिए गए, 9 लाख महिलाओं के समथिंग कुछ आप बता रहे हैं। लेकिन ये भी तो एक बड़ी बात है ना, हेल्थ इशू जो होता है वो एक, क्योंकि ये हर व्यक्ति की जरूरत की बात होती है। 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज की बात अगर कही जा रही है और केंद्र सरकार उसका लाभ दे रही है जनता को, और पहली कैबिनेट में ही इसका फैसला ले लिया गया है, सरकार ये कह रही है कि हम दिल्ली वासियों को फ्री इलाज, मुफ्त इलाज, बेहतर इलाज देंगे, तो इसमें इसको भी स्वीकारना चाहिए और इसकी भी तारीफ करनी चाहिए। ये बात 2,500 रुपए वाली जो आप कह रहे हैं, वो अभी मुख्यमंत्री कह रही हैं कि अभी इसको आकलन करने की जरूरत है और इसमें थोड़ा सा देखने की जरूरत है, उसके बाद इस योजना को लागू किया जाएगा। ऐसा नहीं कि इस योजना को साइडलाइन कर दिया जाएगा। सुनिए, हमने कहीं भी इनकी बातों को रिपीट किया जो इनके माननीय मोदी जी ने कहा, हमने वो बातें रिपीट की, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर कहा और बड़े बड़े मंचों से आकर कहा कि हम पहली कलम से पहली कैबिनेट की बैठक के अंदर करेंगे। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया और हम अपनी तरफ से क्यों कहेंगे? हम विपक्ष के अंदर हैं, हमारा काम है मुद्दों को उठाना और हमारा काम है जनता के मुद्दे जो उन्होंने वादे किए उनको पूरा करवाना। फिर आपने दूसरा बोला कि आयुष्मान के लिए योजना आप खुद देखिए कि कहीं ना कहीं ये खुद विफल है और केंद्र सरकार के लिए खुद बोलते हैं कि 60 साल या 70 साल की एज मोदी जी ने रखी हुई है, क्योंकि वो अपने रिटायरमेंट के बाद आयुष्मान योजना को लागू करना चाहते हैं, 70 साल की खुद हो चुकी है। जबकि हमारी जो योजना थी, जो आम आदमी पार्टी ने लागू की थी, वो सबके लिए थी, दिल्ली के पूरे लोगों के लिए थी। और सुनिए, ये तो एक अभी तो सिर्फ इसी के अंदर ये बात कर रहे हैं कि हम जो है महिलाओं के लिए 2500 रुपए, हमने 150 करोड़ महिलाओं को टिकट दी। हमने उसमें कोई भेदभाव नहीं किया कि ये महिला नहीं जा सकती या ये महिलाओं को हम फ्री टिकट यात्रा नहीं देंगे। कहीं ना कहीं हमने उसको सबके ऊपर लागू किया और बहुत सुचारू रूप से चलाया। हम जो करते, आपने कहा ना कि आम आदमी पार्टी क्या कहती है, हमने अपनी योजनाओं के ऊपर काम किया। ठीक है, जनता जनार्दन ने हमें आशीर्वाद नहीं दिया। कई बार जनता ऐसी होती है कि भ्रम के अंदर सत्ता परिवर्तन ऐसा नहीं है कि उनको जनता को सब समझ में आता है। अगली बार अगर हमने काम किया होगा, ये बहकावे में आके अगर इनको भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए तो अगली बार हमें भी मौका मिलेगा कि जनता सब समझ जाएगी कि ये कैसे झूठ के वादे करते हैं। और एक चीज और देखिए कि रेखा गुप्ता जी का आपने खुद ही, क्योंकि कल से बहुत से सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिविटी आ रही है कि रेखा गुप्ता किस तरह की मुख्यमंत्री है, उन्होंने किस तरह से पहले देखिए कि जब हमारी मीडियम थी उसके खिलाफ किस तरह से आपने सरकारी प्रॉपर्टी के तोड़ का काम करती थी। वहां से माइक, उनके वीडियो रिलीज हो रहे हैं कि माइक को तोड़ दिया गया, टेबल फेंक दिए, तो जिस तरह की सीएम का दिल्ली की जनता एक्सेप्ट करेगी। उनके भाषण देखिए कि जिस तरह के बयान केजरीवाल जी को माँ की कोख की इस तरह की ट्रीटमेंट दी। और कभी आप देखिए कि कांग्रेस की नेत्री रही है, महिला को महिला का सम्मान करना चाहिए। कभी आपने देखा कि प्रियंका गांधी जी के बारे में शूपनखा, पूतना, होलिका इस तरह की स्टेटमेंट देती हैं। तो मतलब दिल्ली की जनता को खुद ही समझ के रहना पड़ेगा कि किस तरह की मुख्यमंत्री आपको भारतीय जनता पार्टी में दी है, जो ना महिलाओं का सम्मान करती है, ना किसी पुरुष का सम्मान करती है, और दंगे फैलाने के लिए जो माहौल पैदा करने के लिए जब वो सदन के अंदर इस तरह से कोशिश की, सरकारी प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ कर सकती है, तो इससे आप जनता खुद ही जानेगी कि कुछ टाइम में पता चल जाएगा। और मैं ये कहता हूँ, देखिए विजेंद्र गुप्ता जी बहुत सीनियर नेता रहे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्या उनका चेहरा नहीं, वो शांत स्वभाव के और सभी लोग आदत करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि आज की राजनीति, जो द्वेष की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है या नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, कुछ नेता जी अमित शाह कर रहे हैं, पहले की राजनीति में ऐसा नहीं होता। पहले की मुख्यमंत्री रही, आपने देखा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से थी, वो भी हरियाणा से आती थी, बहुत शालीन नीति थी, बहुत अपने जवाबों को, अपनी बातों को बहुत तरीके से रखती थी और विपक्ष में लेके भी अपने काम कराना उन्हें आता है। तो उनको सम्मान करते हैं और बिल्कुल आदर सम्मान करते हैं। आप देखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी, मैं अपने आदर्श नेता मानता हूँ आज भी, क्योंकि लेकिन कहते हैं ना कि उनकी नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बहुत शालीन पार्टी होती थी, विपक्ष को भी साथ लेके चलती थी और जब वो विपक्ष में थे और भी पार्टियां साथ लेके चलती थी और आप जनता के लिए काम करते थे। ठीक है। यहाँ पे धर्म के नाम पे काम होता है और इसके अलावा सिर्फ मलाई चाट रहे हैं। आप देखिए कि ये ठीक है नरेश जी, आपकी बात आ गई है। आशीष जी, आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, माफ कीजिएगा समय नहीं, इसलिए 30 सेकंड में। और मैं आपको याद दिला दूं कि मान सम्मान की बात यहाँ आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी भी तो सदन के अंदर अनपढ़ राजा की कहानी तक सुना डाली है, मुखिया उनके। बिल्कुल वही मैं आपको दो लाइन के लिए बोला था। योगेश जी, आप याद कीजिए, इस चुनाव को
पूर्वांचल को कैसे इस्तेमाल किया गया। चाहे मोदी जी ने जब जीतने के बाद अपने कार्यालय से बोला क्या आपने में मंच से पूर्वांचल का किस प्रकार, क्या पूर्वांचल के लिए विशेष प्रकार का कोई योगदान दे पाएंगे, सरकार का कोई एजेंडा जो हो जिसमें लगे कि पूर्वांचल के भाई बहन के लिए काम कर रहे हैं। पूर्वांचल का जितना इस्तेमाल योगी जी ने, मोदी जी ने और पूरे पूर्वांचल के लिए सभी नेताओं ने जो मिडिल क्लास के लिए जो सब जो बोले थे उसको चुनौती के किस रूप में लेंगे और उसको किस स्तर पे काम करेंगे क्योंकि यह चुनाव का हर एक सीट जो जीते हैं भारतीय जनता पार्टी उसमें ठीक बात है। वही बात मैंने याद दिलाई नरेश जी को कि ये मान सम्मान वाली बात अगर राजनीतिक दल करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, माफ कीजिएगा आशीष जी, आपको रोकना पड़ा मुझे क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है। और आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी के पास आम आदमी पार्टी पर दबाव बनाने का सबसे बड़ा हथियार है उसके भ्रष्टाचार का उजागर करना। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी मांग कर रही हैं कि 2016 से जमा सीएजी की रिपोर्ट्स को सरकार विधानसभा के पटल पर रखे। कुल मिलाकर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता का ताज कांटों से भरा ही दिख रहा है। बीजेपी अगर इस ताज के साथ अपना कार्यकाल पूरा कर ले और सारे चुनावी वादों को अमली जामा पहना सके तो वाकई ये कमाल ही होगा। मुद्दे की बात में आज इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।